जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदिश्रा त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज अकाउंटिंग, कंपनी लॉ या फिर कारपोरेट अकाउंटिंग। तीनों एक ही हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कुल मिलाकर हम लोग को कंपनी लॉ ही पढ़नी है और ये उसी से निकली हुई अलग अलग ब्रांचेस हैं। कंपनी लॉ के संबंध में मैं आपको पिछले 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। मैं आपको एकदम कंपनी के बेसिक से लेकर के चल रहा हूं और अंत तक बताऊंगा, वाइंडिंग अप तक बताऊंगा कि कैसे कंपनी का समापन होता है। जन्म कैसे होता है ये मैं बता चुका हूं। समापन तक की, जन्म से लेकर समापन तक की इस यात्रा हम लोगों को साथ साथ पूरी करनी है। तो जब साथ साथ चलना है तो जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ अलग तरीके से हमको समझने को मिलता है, तो फिर वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। हम लोग कंपनी लॉ में आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर, अर्थात अंशों के प्रकार। शेयर कितने तरीके के होते हैं, आज हमको ये पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें बीकॉम 3rd ईयर की, तो वहां पर कारपोरेट अकाउंटिंग के संदर्भ में आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। बीकॉम 2nd ईयर में कंपनी लॉ थी, लेकिन ईयर अब खत्म हो चुका है, सेमेस्टर आ गया है। तो बीकॉम के 2nd सेमेस्टर में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप इसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते भैया क्या होता है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर। तो कंपनी में जब शेयर की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 पर हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर, ये होंगे नंबर 1 पर। नंबर 2 पर इक्विटी शेयर, ये 2 ही तरीके के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी में कितने प्रकार के अंश होते हैं और आपको ऑप्शन में बोले 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन होगा कि 2 तरीके के शेयर होते हैं। अब वैसे अगर मैं शेयर वर्ड किस किस के आगे लगा हुआ है इसकी बात करूं तो वो 5 हो जाएंगे। कौन कौन? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर। लेकिन आप 5 वाला ऑप्शन सही मत मारिएगा। शेयर कुल मिलाकर 2 ही तरीके के होते हैं। जो राइट शेयर, बोनस शेयर और इक्विटी शेयर होते हैं, वो जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं वो इसकी ब्रांचेस हैं, यहां से निकलती हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग और आगे देखते हैं, यहां से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पर, जिसको कहेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे बोनस शेयर और नंबर 3 पर पढ़ेंगे राइट शेयर। तो ये अब आप देखें तो ये 5 तरीके के शेयर हो जाएंगे, लेकिन आपका ऑप्शन 2 ही रहेगा। जब पूछा जाए कितने प्रकार के शेयर होते हैं कंपनी में, तो हमारा ऑप्शन होगा 2, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। इक्विटी की ब्रांचेस हैं जो स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर होते हैं। ये प्रेफरेंस नहीं होते, ये कोई भी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं हो सकते। ये तीनों के तीनों शेयर हमेशा इक्विटी शेयर ही होते हैं। तो ये इक्विटी की ब्रांचेस हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है, इनको बाद में जानेंगे। देखिए, प्रेफरेंस को हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार। क्या कहेंगे इसको? पूर्वाधिकार अंश। अर्थात अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा? पूर्व प्लस अधिकार। इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा? पूर्व प्लस अधिकार। पूर्व का मतलब होता है पहला या पहले, और अधिकार का मतलब तो आप जानते ही हैं, अधिकार हो गया। तो ऐसे अंशधारी जिनका कंपनी में पहला अधिकार है, ऐसे अंशधारी जिनका कंपनी में पहला अधिकार है, उन अंशधारियों को क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा पूर्व अधिकार। किस बात का पहला अधिकार है? तो देखो, ये जो पूर्व अधिकार है ये 2 चीजों पर मिला हुआ है इनको। वो कौन कौन सी 2 चीजें हैं? तो नंबर 1 पॉइंट आता है डिविडेंड्स और नंबर 2 पॉइंट आता है रिफंड ऑफ कैपिटल। ओके, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में कंपनी सबसे पहले तो पेमेंट करती है टैक्स का।
टैक्स पेड करने के बाद में जितना कुछ बचता है उसमें से सबसे पहले जाता है डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट। तो ये दोनों निकल गए। अब हम आए शेयर होल्डर्स के प्लेटफॉर्म पर। तो शेयर होल्डर्स के प्लेटफॉर्म पर जब बात करेंगे तो दो तरीके के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। तो इक्विटी से पहले, सबसे पहले नहीं, इक्विटी से पहले सबसे पहले तो गवर्नमेंट का टैक्स दिया जाता है, उसके बाद में डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, लेकिन हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जिन अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है उनको कहते हैं पूर्वाधिकार। दूसरी बात, अगर कंपनी का समापन हो रहा हो या फिर पूंजी वापसी की कंडीशन आ जाए तो इक्विटी से पहले इनका पैसा वापस कर दिया जाता है। जो इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो पैसा कंपनी द्वारा इनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये इसको क्या कहेंगे, जिन शेयर होल्डर्स का पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले वापस किया जाए ऐसे शेयर होल्डर्स को क्या कहेंगे, प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, पूर्वाधिकार कहेंगे। तो देखो दो अधिकार इनको मिलते हैं। ये अधिकार किस पर मिलते हैं, तो इक्विटी के आधार पर मिलते हैं, ना कि डेट के आधार पर। शेयर होल्डर के प्लेटफॉर्म पर देखना आप, फिर मैं बता रहा हूं आपको। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनको इक्विटी शेयर होल्डर्स की अपेक्षा पहले डिविडेंड्स प्राप्त करने का अधिकार है और अपनी पूंजी को पहले वापस प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसे शेयर होल्डर्स को कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर। ओके, और इनको खरीदने वाले लोगों को कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब बात आती है कि फिर इक्विटी शेयर क्या होता है, और जब ये कंडीशन है तो फिर ये खरीदे क्यों जाते हैं, इनको कोई क्यों खरीदता है। तो इक्विटी शेयर क्या है, तो सेक्शन 43 इसको डिफाइन करता है और कहता है ऐसे समस्त अंश जो पूर्वाधिकार नहीं है वो समता अंश है। ये कोई डिफिनेशन नहीं हुई, लेकिन देखो पूर्वाधिकार की डिफिनेशन तो प्रॉपर है कि जिन शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड्स प्राप्त करने का अधिकार है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपनी पूंजी प्राप्त करने का अधिकार है, उनको कहा जाता है पूर्वाधिकार। अब जो अंश पूर्वाधिकार नहीं है उनको क्या कहेंगे, उनको इक्विटी शेयर कहेंगे। ये सेक्शन कहता है 43। तो डिफरेंस समझते हैं कि जब इसमें ये सारी खूबियां हैं तो फिर कोई इनको क्यों खरीदता है, इन्हीं को क्यों नहीं खरीदता। तो चलो जानते हैं कि क्यों इनको खरीदते हैं लोग और क्यों इसको खरीदते हैं। तो देखो, जो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होता है, जो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होता है, प्राइस, वो हाई होता है, और इसकी अपेक्षा इक्विटी शेयर का जो प्राइस होता है वो लो होता है। तो इसमें ज्यादा, इसको खरीदने के लिए हमको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इसको खरीदने के लिए कम पैसा लगाना पड़ता है। ओके, दूसरी बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको कंपनी के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के स्वामी होते हैं और इनको कंपनी के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। मतलब ये कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ये कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, ये बात होती है, जी हाँ होती है। अच्छा, क्या कभी इनको ये राइट नहीं मिलेगा कि ये पार्टिसिपेट कर पाए? ध्यान देना, अभी पढ़ाऊंगा चल के आगे आपको। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का 2 वर्ष का डिविडेंड्स एरियर के रूप में कंपनी के ऊपर ड्यू हो जाए तो इस कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को समस्त राइट वही मिल जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनका रिडेम्पशन एक समय के बाद में इनका रिडेम्पशन कर दिया जाता है, अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है, उससे ज्यादा कंपनी रोक ही नहीं सकती। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का कभी भी रिडेम्पशन नहीं किया जाता, ये जब तक चाहें तब तक कंपनी के साथ में रह सकते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं इस वजह से। और एक चौथा अंतर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके के लोग होते हैं समाज में। एक ऐसे होते हैं जिनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है, एडवेंचरस बहुत पसंद होते हैं, मतलब बहुत रिस्क लेने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो अगर ज्यादा रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप यहां पर आइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रिस्क लेने का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। वो लोग क्या चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, खरगोश की तरह। जैसे खरगोश अपना दाना चुगने के लिए अपने बिल से उतनी ही दूर जाता है जितनी दूर अगर उस पर कोई जानवर अटैक कर दे तो वो भागकर अपने बिल के अंदर आ जाए, इससे दूर नहीं जाता। लेकिन शेर क्या करता है, पूरे जंगल में विचरण करता है ना। तो देखो, ये वो लोग होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको खरीदने वाले लोग
रिस्क लेना पसंद नहीं करते, एक निश्चित आय चाहते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है ये निश्चित होता है। हमेशा प्रेफरेंस शेयर से पहले एक रेट लगी होगी प्रेफरेंस की, इसको कहा जाता है फिक्स्ड डिविडेंड्स रेट। इसको क्या कहेंगे, ये जो परसेंटेज लगा होता है पूर्वाधिकार से पहले, ये जो परसेंटेज लगा होगा इसको कहा जाता है फिक्स्ड डिविडेंड्स रेट परसेंटेज। बात क्लियर है? ये यहां से इनको दिया जाता है फिक्स्ड। अब यहां क्या होता है, यहां पर कितना भी प्रॉफिट मिल सकता है, कितना भी प्रॉफिट मिल सकता है, और हो सकता है कुछ ना मिले। तो रिस्क कितना बड़ा है देखो, हो सकता है बहुत मिल जाए और हो सकता है कुछ ना मिले। तो ये रिस्क लेते हैं लोग। ओके, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है और कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। तो भैया ये कंडीशन होती, जो लोग एडवेंचरस करना पसंद करते हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, उनके लिए इक्विटी शेयर होल्डर, वो उनके लिए इक्विटी शेयर्स होते हैं और उनको खरीदने वाले लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर्स कहा जाता है। बात क्लियर है? उम्मीद है आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस क्लियरली पता हो गया होगा। यहां का ध्यान रखना, पूर्वाधिकार अंशों का डिविडेंड निश्चित होता है जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड निश्चित नहीं होता है। इनको कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही दशाओं में डिविडेंड्स देना ही देना होता है, जबकि यहां का डिविडेंड्स केवल प्रॉफिट की कंडीशन में ही दिया जाता, लॉस में नहीं दिया जाता। ध्यान रखिए, केवल कहने की बात है कि लॉस की कंडीशन में यहां दिया जाता है, लेकिन होता नहीं है। अभी आगे बताऊंगा चल के। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो मैं क्या कहूंगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश हर कंडीशन में दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, दोनों ही कंडीशन में। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को केवल प्रॉफिट की कंडीशन में ही डिविडेंड दिया जाता है, लॉस की कंडीशन में इनको डिविडेंड नहीं दिया जाता। ओके, आगे चलते हैं, जरा इनकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग यहां पर लौट के फिर आएंगे प्रेफरेंस शेयर पर। जो स्वेट इक्विटी शेयर हैं, इसके लिए सेक्शन है हमारा 288 और जो इसकी रूलिंग दी गई है वो है सेक्शन 54 में। ठीक है ना? तो स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, देखो जो सेक्शन 53 है तुम्हारा, सेक्शन 53 यह है अंशों के डिस्काउंट पर इशू करने पर रोक लगाता है। कहता है डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। क्या कहता है? डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। अच्छा, डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कैश नहीं देना चाहते शुरुआत में, तो हम उनको शेयर इशू कर दें, ये हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन मार्केट वैल्यू पर उनको इशू करेंगे, वो लोग लेंगे नहीं, कहेंगे भैया तुम रहने दो, हमको शेयर नहीं चाहिए, हमको कैश ही दे दो। तो कुछ तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी दो, कहीं तो लोच रखो कि हम अगर चाहें तो कर सकें ऐसा। तो देखो सेक्शन 53 रोक लगाता है और रूलिंग का सेक्शन 54 कहता है ठीक है इशू कर सकते हो, लेकिन किसको करोगे? जिनसे तकनीकी ज्ञान ले रहे हो, केवल उनको डिस्काउंट पर शेयर्स इशू कर सकते हो। स्वेट इक्विटी का मतलब है ऐसे समतांश जिनका डिस्काउंट पर निर्गमन किया जा सकता है, उन अंशों को क्या कहा जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। ऐसे समतांश जिनको डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है उनको क्या कहेंगे? स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन रूलिंग क्या कहती है 54 की? कब इशू कर सकते हो? पहली कंडीशन, इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, विशेष प्रस्ताव के लिए टोटल शेयर होल्डर्स का 3/4 या 75% का मत प्राप्त होना अनिवार्य होता है। 3/4 शेयर होल्डर्स एक मत हो जाएं या 75%, दोनों एक ही बात होती है, तभी स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। सामान्य के लिए 1/2 50%। तो इक्विटी स्वेट इक्विटी तभी इशू किए जा सकते हैं जब विशेष प्रस्ताव पास कर लिया गया हो, नहीं तो नहीं इशू किए जा सकते। नंबर 2, केवल तकनीकी ज्ञान लेने वाले लोगों को, कंपनी के प्रवर्तकों को, बौद्धिक ज्ञान लेने वाले जिनसे लिया है उनको, कंपनी के डायरेक्टर्स को, या जो हाई लेवल के एम्प्लॉई हैं कंपनी के उनको, मतलब डायरेक्टर और मैनेजर, इन्हीं को ये शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों को इशू नहीं किए जा सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? नंबर 3, जिन व्यक्तियों को ये शेयर्स इशू किए गए हैं वो अगले 3 वर्ष इन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसको कहते हैं लॉक इन पीरियड, बंद अवधि। क्या कहते हैं? लॉक इन पीरियड, बंद अवधि। अर्थात जिन लोगों को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू किए गए स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में, वो लोग अगले 3 वर्ष इन शेयर्स का ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकेंगे, उनको अपने पास ही रखना होगा। इस कंडीशन को, इस बात को क्या कहा जाता है? लॉक इन पीरियड, बंद अवधि कहा जाता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा लॉक इन पीरियड क्या होता है।
इसकी अवधि क्या होती है? अगले 3 वर्ष नहीं बेच सकेंगे, अगले 3 वर्ष नहीं बेच सकेंगे। कोई भी कंपनी कब अपने स्वेट इक्विटी को इशू कर सकती है? तो कम से कम 1 वर्ष उसको हो चुका हो अपना व्यापार शुरू किए हुए, उसके बाद में ही स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। ये नहीं आज आए और आज के आज डिस्काउंट पर इशू करने लगे, नहीं कर सकते हो। कितना अवधि हो गई हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना, कितनी अवधि के बाद कोई कंपनी स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है? कम से कम 1 वर्ष हो चुका हो उसको अपने व्यापार को शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। अंतिम बात, स्वेट इक्विटी इशू करने कितना शेयर इशू किया जा सकता है एज ए स्वेट इक्विटी शेयर? तो पेड अप वैल्यू का 15% इशू किया जा सकता है एज अ स्वेट इक्विटी शेयर। पेड अप वैल्यू का 15% या फिर 5 करोड़ रुपए, इन दोनों में जो वैल्यू ज्यादा हो वो इशू की जा सकती है एज ए स्वेट इक्विटी शेयर। तो उम्मीद है स्वेट इक्विटी भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी रूलिंग सेक्शन 54 में है और इस स्वेट इक्विटी को सेक्शन 288 में डिफाइन किया गया है। बोनस शेयर का मतलब है कंपनी जब अपने लाभों का पूंजीकरण करने के उद्देश्य से अपने अंशों को इशू करती है, नए अंश अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, अपने पुराने शेयर होल्डर्स का रोका गया लाभ का पूंजीकरण करने के उद्देश्य से जब उनको नए अंश पुराने अंशों के अनुपात पर इशू करती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है बोनस शेयर। इसको अलग से ही पढ़ेंगे चल के, आज इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये बताया बोनस क्या होता है, इस पहले भी एक बार बता चुके हैं। राइट शेयर वो होते हैं ऐसे शेयर्स जिनका मार्केट में इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछा जाता है कि यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इनको खरीद लीजिए। जब वो कहते हैं मुझे नहीं खरीदना, तो ही इनको मार्केट में इशू किया जाता है पब्लिक के लिए। तो देखो ऐसे शेयर हैं जिनको इशू करने से पहले किससे पूछा जा रहा है? पुराने शेयर होल्डर से। तो इनको खरीदने का पहला अधिकार किसका हो गया? पुराने शेयर होल्डर्स का। इसलिए इनको क्या कहते हैं? राइट शेयर कहते हैं। बात क्लियर है ना? समझ में आ रही है? जी हाँ, समझ में आ रही है। चलिए प्रेफरेंस को बता दीजिए थोड़ा और। देखो भैया, जब बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की, तो ये 8 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं जी? 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन 8 तरीके के होते हैं? आओ बताते हैं। नंबर 1 पर इनको हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नंबर 2 पर पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नंबर 3 पर रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और नंबर 4 पर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो देखो अब आप कहेंगे 8 का आप कह रहे थे 4 ही बताए, देखो सबके बीच में एंड लगा हुआ है। कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। ओके, अब जरा सर इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। आइए हम आपको बताते हैं, कहे ना एक एक पॉइंट बताएंगे आप। लेकिन अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको विषय वस्तु आसानी के साथ में, मजे के साथ में समझ में आ रही है, कंप्लीट चीजें एकदम दिमाग में आपके फिट हो रही हैं, तो फिर यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कम्युलेटिव। अभी मैंने आपको बात किया था कि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कंडीशन में इनको डिविडेंड दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन ये सही नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो इस कंडीशन में इनको डिविडेंड्स नहीं दिया जाता है। डिविडेंड्स क्या किया जाता है? नहीं दिया जाता है। इसको रोक लिया जाता है अपने पास, कंपनी इसको रोक लेती है अपने पास। कब? अगर ये कम्युलेटिव है, संचयी है, तो क्या करेगी? इस डिविडेंड्स को रोक लेगी। नेक्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले इनका जो एरियर है उसका पेमेंट कर देगी,
फिर प्रेजेंट ईयर जो करंट ईयर चल रहा है उसका पेमेंट कर देगी। ओके, ये कब करती है कंपनी? जब प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव होते हैं। ओके, नॉन कम्युलेटिव हुए तो ये नहीं करेगी। अगर लॉस की कंडीशन में डिविडेंड नहीं दे पाई तो अगले वर्ष पिछले वर्ष का जो एरियर है वो नहीं देगी, करंट ईयर का पेमेंट करेगी। तो अब देखो, अगर ये नॉन कम्युलेटिव है तो नॉन कम्युलेटिव और इक्विटी में डिफरेंस क्या रह गया? ये तो एक ही जैसे हो गए। इस वजह से जब क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो प्रेफरेंस शेयर कैसे माने जाएंगे? कम्युलेटिव माने जाएंगे। ओके, नॉन कम्युलेटिव नहीं माने जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलो। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी जो ओवरऑल प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में पहले तो टैक्स दे देगी, फिर डेट होल्डर का इंटरेस्ट दे देगी, उसके बाद में निश्चित रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड दे देगी, फिर निश्चित रेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी एक डिविडेंड दे देगी, उसके बाद में प्रॉफिट फिर भी बच गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिर से एक निश्चित रेट से डिविडेंड्स प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। ओके, कब? अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो अगर पार्टिसिपेटिंग हो तो देखो यहां तुम अपना पूरा हिस्सा तो ले ही गए, अब तुम इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है उसमें मुंह मार रहे हो, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या इस बात से संतुष्ट होंगे? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है अपने हिस्से का डिविडेंड लो और चलते बनो, उसके बाद जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। लॉ भी यही कहता है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो जब क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो कैसे हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं। इधर कैसे हैं? कम्युलेटिव हैं, और इधर कैसे हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं, पार्टिसिपेटिंग नहीं है। ओके, अभी बताऊंगा, पीजीटी में ऐसा क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जा चुका है। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। अभी अगर एएसओ के एग्जाम की बात करें जो अभी हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के टाइम कितना होता है। जो लास्ट पीजीटी अभी हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम कितने वर्षों के लिए निर्गमित किए जा सकते हैं। तो आओ देखते हैं। रिडीमेबल का मतलब है ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको निर्गमित करते समय ही कंपनी ने बता दिया है कि हम इतने वर्षों बाद इनका शोधन निश्चित रूप से कर ही देंगे। उन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है। अच्छा, अगर उनको निर्गमन करते समय ये कह दिया कि भैया हम इनका शोधन कभी नहीं करेंगे, देखो हम आपको डिविडेंड्स देते रहेंगे पर ईयर, वो लेते जाना, कभी रिफंड की बात मत करना, वो हम रिफंड कभी नहीं करेंगे, तब शोधन करेंगे जब हम समाप्त हो रहे होंगे। और कंपनी के लिए कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब सतत उत्तराधिकार, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो बताओ भला, कुल मिलाकर तो यही कह रहे हैं कि कभी नहीं पेमेंट करेंगे आपका, है ना। तो क्या कोई व्यक्ति अगर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो खरीदना पसंद करेगा? जी नहीं, पसंद ही नहीं करेगा। तो जब कोई क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो तो प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? रिडीमेबल होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि बिना किसी क्लियर इंफॉर्मेशन के, इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन प्रेफरेंस शेयर टू बी कैसे होते हैं, तो यहां क्या कहेंगे? कम्युलेटिव होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं एंड रिडीमेबल होते हैं। ये तीन बातें एक लाइन में लिखी होंगी तो ए बी सी डी में से वो लाइन सही होगी जिसमें कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड रिडीमेबल लिखा होगा, उस टाइप के होते हैं। अब थोड़ा बात रिडेम्पशन की कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम 20 वर्ष के लिए निर्गमित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कोई कंपनी काम कर रही है तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर को 30 वर्ष के लिए निर्गमित कर सकती है। ओके, जैसे डैम बनाने वाली कंपनी है, रोड बनाने वाली कंपनी है, विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है, तो ये सब प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हैं, तो इनके प्रेफरेंस शेयर का अधिकतम अवधि कितना हो सकता है? 30 वर्ष। लेकिन ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख किया है तभी 30 वर्ष। सामान्य तौर पर पूछे पूर्वाधिकार अंश अधिकतम कितने वर्षों के लिए निर्गमित किए जा सकते हैं, तो आंसर है हमारा 20 वर्ष। अब रिडेम्पशन की बात होती है, एक तो कंपनी 4, 5, 6 वर्ष बाद रिडेम्पशन कर सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो उसको क्या करना होगा? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आपको अगर ऐसे शेयर हैं तो 11वें वर्ष से, और अगर ऐसे हैं तो 21वें वर्ष से प्रत्येक वर्ष अपने शेयर्स का 10% रिडेम्पशन करना आपको कंपलसरी होगा। जैसे 1 लाख रुपए के आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो 11वें वर्ष से 10,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। 12वें वर्ष में 10,000, 13वें में 10,000, 14वें में 10,000, 15वें में 10,000, 16वें में 10,000, 17वें में 10,000, 18वें में, 19वें में और 20वें में 10,000 का रिडेम्पशन करके बात को खत्म करिए। यही बात अगर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 21वें वर्ष से लागू हो जाती है, सेम ऐसे ही चलती है।
बात क्लियर है? तो अधिकतम अगर सामान्य तौर पर पूछे तो 20 वर्ष, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूछे तो 30 वर्ष। ओके, अब आता थी कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। तो देखो ये रिडम्पशन करने का एक तरीका है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, कंपनी के पास में फंड है नहीं, तो वो कहती ठीक है तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर 8% वाले थे, इनको 10% में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कन्वर्सेशन तभी किया जा सकता है जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करते समय यह शर्त रखी गई हो कि कोई भी पूर्वाधिकार अंशधारी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के अंदर अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकता है, और पार्षद अंतर नियम में ऐसी व्यवस्था हुई हो, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऐसी व्यवस्था की गई हो, तभी ये कन्वर्सेशन हो सकता है, वैसे नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है आपको? तो अगर ऐसी परमिशन दे रहा है हमारा पार्षद अंतर नियम तो उनको कहेंगे कन्वर्टेबल, ऐसी परमिशन नहीं दे रहा है तो वो नॉन कन्वर्टेबल होंगे। तो ये 8 प्रकार के पूर्वाधिकार अंश होते हैं। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ शेयर बेहतर तरीके से एक एक बात के साथ में समझ में आ गए होंगे। ये तो मेरा अपना कहना है और मैं जैसी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं उसके आधार पर बोल रहा हूं। अब आप किस कैसा समझे ये प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कि आपको कैसा समझ में आया है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साहवर्धन करती हैं और आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कि शेयर्स का इशू कैसे किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।